गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अवधेश सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस जंक्शन पे। दोस्तों, हम लोग कल से जैसे यूपीएससी के सारे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल यहाँ पे करके देखेंगे। आज हम पहला सवाल लेके आए हैं। इसमें है कि एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पर खड़ा है। ठीक बीच वाले पायदान तक पहुँचने के लिए अगर उसे 4 पायदान और चढ़ने पड़े तो सीढ़ी में कितने पायदान हैं। तो ये हमारा सवाल है। कहता है कि एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पे खड़ा है। ठीक बीच वाले पायदान पे पहुंचने के लिए उसे 4 पायदान और चढ़ने पड़े तो सीढ़ी में कुल कितने पायदान हैं। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे हम लोग सीढ़ी के कुल पायदानों की संख्या, पायदानों की संख्या। जैसे कि सवाल खुद ही कह रहा है कि यदि आप 4 पायदान चढ़ते हैं तो आप सीढ़ी के सेंटर में आ जाते हैं। तो हम लोग क्योंकि ये हाफ, सेंटर मीन्स हाफ, तो इसको क्या करेंगे, हाफ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और चूँकि व्यक्ति एक पायदान पहले से ही वो चढ़ चुका है तो इसमें +1 कर देंगे। तो ये हो गया 4 दूनी 8 + 1 आपका ये 9 हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीढ़ी में कुल कितने पायदान थे, तो 9 पायदान थे। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अवधेश सिंह ठाकुर। ये हमारा यूपीएससी का दूसरा सवाल है। यह है 5 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष था। इस परिवार के 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी आज भी वही है। क्योंकि अंततः अवधि में परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई है तो शिशु की आयु क्या है, उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, औसत आयु। 3 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु। औसत आयु मीन्स होता है जो परिवार का कुल आयुओं का योग है और परिवार के जितने भी सदस्य हैं। तो ये हमारा आ गया 16। तो 3 वर्ष बाद परिवार के औसत आयु का योग तो ये हो गया कितना, क्योंकि औसत आयु चेंज नहीं हो रहा है तो ये 16 ही रहेगा। और परिवार के सदस्य की संख्या में 1 की वृद्धि हो चुकी है जो कि शिशु है। ये एक मेंबर जो बढ़ा है ये क्या है, शिशु है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 16 × 6 कितना हो गया, 96। अब शिशु की आयु हम निकालेंगे तो लिखेंगे शिशु की आयु। तो शिशु की आयु के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, 96 माइनस जो पहले था 3 वर्ष पूर्व औसत आयुओं का योग और माइनस 5 × 3। ये 5 × 3 इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि परिवार में 5 सदस्य हैं और 3 वर्षों में उनका जो औसत आयुओं का योग होगा वो मुझे माइनस कर देना है। तो यहाँ तो आपका 16 हो गया और ये हो गया 15। तो 16 में से 15 गया तो 1 आया। तो ये हमारा 1 वर्ष शिशु का आयु निकल गया। यही हमारा आंसर था। धन्यवाद। चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल पे दोस्तों। तो आते हैं हम अपने तीसरे सवाल पे। कहते हैं कि एक दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपये देता है जितना उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। केवल एक विद्यार्थी के 2 रुपया अतिरिक्त देने पर कुल रुपये 443 एकत्र हुए हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं।
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी विदाउट एनी ट्रिक। कुल रुपये कितने हैं एकत्र वाले, कुल रुपये एकत्र के या एकत्र हुए 443, ये आपको याद रखना है। अतिरिक्त कितना दिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे या कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या तो यहाँ पे चूंकि कहा गया है कि कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं वो धर्मात्मा जो है उतने ही रुपये हर विद्यार्थी को देता है। केवल एक विद्यार्थी को 2 रुपये अतिरिक्त दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे √ 443 - 2, तो ये आ जाएगा 441 का √ अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यदि छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि ये 441 है, बहुत ही छोटी संख्या है, तो हम लोग 441 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 1 है। तो हम पहले ये देखेंगे दोस्तों कि एक किस दो संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक है हो सकता है, तो वो 1 है और 9 है। तो 441 है, इसमें हम 1 का यूज कर चुके हैं, तो हम इससे क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि ये यूज हो चुका है। और जो दूसरी संख्या है वो हम लोग ओमिट कर देंगे। ओमिट मीन्स होता है छिपा देना या हटा देना। तो बचा कितना, 4। अब 4 को जो है दोस्तों हमको सेंटर में रखना है और देखना है कि ये किन दो संख्या के स्क्वायर के करीब है। तो ये 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये आपको निकालने में कोई दुविधा नहीं होगी। तो ये अब 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, और जो हमारा सेंटर का जो अंक है वो भी 4 है। तो ये नियरेस्ट है किसके, लोअर को, इसको कहते हैं लोअर, या इसको निम्न भी बोलेंगे और इसको उच्च पद बोलेंगे। इसको कहते हैं लोअर पार्ट, इसको कहते हैं अपर पार्ट। तो चूंकि 4 का झुकाव सबसे ज़्यादा किधर है, लोअर पार्ट की ओर है, तो हम लोग इसमें भी किसको चूज करेंगे, लोअर को, क्योंकि 1 और 9 में जो हमारा है सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो इसलिए इसका आंसर कितना होएगा, तो यहाँ से हमको स्क्वायर नहीं लेना है, केवल संख्या लेना है। तो 2 लिया और यहाँ पे हम चूज कर चुके हैं क्या, तो 1। तो 4 का स्क्वायर 41 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 21 होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 21 है। तो इस तरह से हम ये भी सवाल बना चुके हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल 4 नंबर पे। तो चलते हैं अपने चौथे सवाल पे दोस्तों। यहाँ पे है कि अनीता की गणित परीक्षा में 76 प्रश्न अंकों के थे। अनीता कोई लड़की का नाम है। कहते हैं कि गणित की परीक्षा में 76 प्रश्न समान अंकों के थे, जिनमें 10 अंक गणित के, 30 बीज गणित के और 30 ज्यामिति के थे। वो 70 जो प्रश्न था उसमें 10 अंक गणित, 10 बीज गणित, 30 बीज गणित और 30 ज्यामिति के थे। यद्यपि उसने अंक गणित के 70%, बीज गणित के 40% और ज्यामिति के 60% प्रश्नों का सही उत्तर दिया और वो परीक्षा में सफल ना हुई, क्योंकि उसके अंक 60% से कम थे। उसने कितने और प्रश्नों के सही उत्तर दिए होते जिससे कि उसे 60% का पास प्राप्तांक मिल गया होता। तो यहाँ पे सवाल अच्छे से समझ लीजिए कि अनीता एक लड़की का नाम है जो एक गणित परीक्षा में उपस्थित हुई या देने के लिए गई, जिसमें 70 प्रश्न थे, जिसमें 10 अंक गणित के, 30 बीज गणित के और 30 ज्यामिति के थे।
उसने 70% अंकगणित के सवालों को बनाया, 40% बीजगणित के सवालों को बनाया और 60% ज्यामिति के सवालों को बनाया। इतने बनाने के बावजूद वो उस परीक्षा में पास ना हो सकी। तो कहते हैं कि अनीता और कितने प्रश्नों का सही उत्तर देती कि उसको 60% प्राप्तांक प्राप्त हो जाता और वो एग्ज़ाम पास कर जाती। सबसे पहले बात हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि यदि 70 प्रश्न थे और सभी प्रश्नों का मान समान है तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट प्रश्नों की संख्या। क्या लिखेंगे? अभिष्ट। अभिष्ट मीन्स होता है दोस्तों कि जो आपको निकालना हो प्रश्नों की संख्या, क्योंकि ये वही पूछ रहा है कि अनीता कितने प्रश्न और बनाती सही से जिससे वो पास हो जाती। तो पहला आपको क्या करना है कि ये देख लेना है कि भाई 70 का 60%, यदि 70 प्रश्न हैं तो उसका 60% अंक जो है वो टोटल कितना होता है। तो ये आपको लिख देना है, सबसे पहले यही निकालना है। तो 70 गुना 60/100 ये हो गया आपका टोटल पासिंग प्रश्नों की संख्या। इतने प्रश्न यदि आप बनाओ, अनीता बनाती तो वो एग्जाम में पास कर जाती। और उसमें से क्या घटाना है? तो उन प्रश्नों का संख्या घटाना है जिन प्रश्नों का उसने जवाब दे दिया है। तो 10 का 70%, तो 70/100 प्लस 30 का 40% और प्लस 30 का 60%, मतलब 60/100। अब बोलिएगा कि 10, 70, 30, 40, 30, 60 ये सब कहाँ से आया? तो आप प्रश्न में ये देख चुके हैं जो अंक गणितों के प्रश्नों की संख्या है वो क्या है? 10 है, जिसमें अनीता ने कितने परसेंटेज प्रश्नों के उत्तर दिए? तो 70। बीज गणितों के प्रश्नों की संख्या कितनी है? 30, और उसमें उसने जवाब कितने परसेंट का दिया? तो 40, इसलिए 30 गुना 40/100। तीसरा है ज्यामिति। तो ज्यामिति में आप देखें कि प्रश्नों की संख्या 30 है और जवाब जो अनीता ने दिया है उसकी प्रतिशतता कितनी है? 60 है, इसलिए 30 गुना 60/100। यह आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये हो गया आपका 42। और इधर आते हैं तो ये पहला 7 हो गया, दूसरा 12 हो गया और तीसरा 18 हो गया। तो ये हो गया आपको 37। 18, 12, 30, 7, 37। तो आप 42 - 37। तो अनीता जो है अभिष्ट 5 कहते हैं ना, अभिष्ट प्रश्नों की संख्या, तो वो है 5। यानी अनीता और 5 प्रश्नों का उत्तर दे देती तो वो पास कर जाती। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। हम यहाँ पे इसको आंसर लिख सकते हैं। सवाल लंबा है, जब आप जवाब देखेंगे तो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि आप सवाल पहले समझते नहीं है, बनाना शुरू कर देते हैं। तो बनाने से पहले प्रश्नों को अच्छी तरह समझिए, और जब आप समझ जाइएगा तो आपके कलम बिल्कुल अच्छे से चलेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो कलम रुकने का कहीं सवाल ही नहीं होता। तो इस तरह से हमारा जो चौथा सवाल बन गया है दोस्तों। चलते हैं हम अगले सवाल 5 पे। दोस्तों ये हमारा 5वां सवाल है। हम अपने 5वें सवाल पे चलते हैं। हर सेट 5 सवालों का होगा और ये ईयर वाइज चलता रहेगा। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि पहला सवाल है, राम और श्याम किसी कार्य को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं और 60% कार्य पूरा करते हैं। तब राम छुट्टी पर चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन लगाता है। तो राम को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते हैं?
तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है दोस्तों, ये समझना है कि राम को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते। जो वर्क है उस टोटलिंग वर्क की बात हो रही है, ना तो शेष वर्क का बात हो रहा है, ना जो काम हो चुका है उसकी बात हो रही है। जो टोटल वर्क है उसको यदि राम करेगा तो वो कितने दिन में कर पाएगा। क्योंकि राम के काम करने की जो गति है वो श्याम के साथ है, जो 4 दिन में 60% काम होता है। तो राम की गति हम तभी निकाल सकते हैं काम करने की जब आपको श्याम के काम करने की गति मालूम हो जाए। तो हम लोग पहला क्या करेंगे, श्याम के काम करने की गति निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे श्याम के काम करने की गति। अब श्याम के काम करने की गति क्या है, तो कहते हैं शेष काम कितना बच गया है। शेष काम की बात करें तो 100 माइनस 60 बराबर 40%। 40% ये शेष काम है। तो 8 दिन में श्याम कितना प्रतिशत काम करता है, 40। एक दिन में कितना करेगा, 8 पंचे 40, 5%। तो 4 दिन में कितना करेगा, ये करेगा 20। अब देखिए यहाँ पे अब निकालेंगे राम के काम करने की गति। राम के काम करने की गति। तो यहाँ पे देखिए पहला 4 दिन में कितना वर्क हुआ था, तो उसमें से चूँकि श्याम और राम दोनों दिन कर रहे थे पहला 4 दिन में, तो 60 में से क्या करेंगे, 20 घटा देंगे। ये 20 जो घटा रहे हैं वो क्या है, श्याम के द्वारा किया गया कार्य। तो 60 में से हम लोग क्या करेंगे, 20 घटा देंगे। तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, 40। तो 4 दिन में कितना प्रतिशत, 40%। तो एक दिन में कितना, 10%। तो मुझे 100% चाहिए, तो ये हो जाएगा 10 दिन। तो राम इसी काम को अकेले पूरा करने के लिए कितना दिन लगाएगा, तो ये हो जाएगा 10 दिन। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।